नमस्कार। इंस्पेक्टर चैम्बर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध। दोस्तों, घर में शादी ब्याह का मौसम, जन्मदिन हो या नए साल की पार्टी हो या फिर आप चुनाव जीत कर आए, हर विशेष अवसर पर लोग खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और मारे खुशी के सेल्फ डिफेंस के लिए लिए गए आग्नेयास्त्र से फायरिंग शुरू कर देते हैं, बगैर इस बात का ध्यान रखे हुए कि अगल बगल में और भी लोग सारे बैठे हुए हैं जिन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है। और इस प्रकार की फायरिंग को सेलिब्रेटरी फायरिंग कहते हैं या हर्ष फायरिंग कहा जाता है। इस तरह की खुशी मनाने से कई लोगों की जान भी चली जाती है। फायरिंग में बच्चे दहशत में आ जाते हैं, खुशी का माहौल गमगीन हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की फायरिंग पर पहले ही नाराजगी स्पष्ट कर दिया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सेलिब्रेटरी फायरिंग को लेकर के आर्म्स एक्ट में एक संशोधन भी किया गया। ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सेलिब्रेटरी फायरिंग का क्या औचित्य है, कानूनी रूप से क्या यह वैध है। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व की भांति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोनालाल सिंह जी और सामाजिक कार्यकर्ता पालीगंज के रहने वाले श्री सुमेर सिंह जी। स्वागत है आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम इंस्पेक्टर चैम्बर। चलिए सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को भी जोड़ने के लिए। सबसे अहम बिंदु यह है कि आप आज इस परिचर्चा में एक सामाजिक व्यक्ति जो एक आर्म्स के अनुगतिधारी है उनको भी आपने जोड़ा है। तो पहले हम वो आम व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज के, जो आर्म्स के लाइसेंस धारक है, उनसे आज मेरे तरफ से एक सवाल आते हैं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है, बीइंग ए आर्म्स लाइसेंसी, कि क्या क्या नियम्स और कानून आर्म्स लाइसेंस पोजेस करने के बाद पालन करना है? क्या उस गाइडलाइन को ये जानते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई तो गाइडलाइन हम लोग को नहीं बताया गया लाइसेंस देते वक्त भी। सिर्फ हम लोग पेपर में कभी कभी पढ़ते हैं कि हर फायरिंग करना मना है। अगर जो हर फायरिंग करने का प्रमाण मिलेगा तो उनको अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। इतना ही तक हम लोग को जानकारी है और बाकी लाइसेंस में कुछ जानकारी दी नहीं जाती है। तो अगर जो लाइसेंस के साथ साथ अनुज्ञप्ति का जो नियमावली है उस सिंपल भाषा में दिया जाए तो जानकारी हम लोग को हो सकती है। तो हम लोग को विशेष आर्म्स एक्ट की जानकारी नहीं। सुबोध जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आर्म्स के लाइसेंसी धारी हैं, उनकी बात और एक व्याख्या कहिए तो आप उनका सुन लिए। सुमेर सिंह से हम आगे भी प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सर से यह जानना चाहते हैं कि सेलिब्रेटरी फायरिंग का क्या औचित्य है और क्या यह कानूनी रूप से वैध है? नहीं सुबोध जी, कानूनी रूप से किसी भी रूप में यह वैध नहीं है। जब आर्म्स के लिए कोई भी आम नागरिक आवेदन देता है तो उसमें वह सवालात करता है कि हमें जान माल की हिफाजत के हेतु हमें आर्म्स की अनुज्ञप्ति चाहिए, और उसी के रेस्पेक्टिव में उसको आर्म्स का लाइसेंस प्रदान किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा कि इनको जान माल की हिफाजत हो। और अब आप उस आर्म्स को जो अनुज्ञप्ति के कंडीशन से आधारित है, जिस कंडीशंस को जान नहीं रहे हैं, जिसके कंडीशंस का पूरा जिक्र आपको 17 आर्म्स एक्ट की धाराओं में उल्लेखित है, और आपको अनुज्ञप्ति प्राप्त होता है तो जो धारा 3 है आर्म्स एक्ट का कि अनुज्ञप्ति दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी इसका उसमें जिक्र है, और 17 में कंडीशंस का जिक्र है। उसका कहीं से भी आर्म्स अनुज्ञप्तिधारी को उसका संज्ञान नहीं दिया जाता है कि अब आप लाइसेंस ले लिए हैं तो आपको इन कंडीशन का पालन करना है। अब लाइसेंसी क्या करता है कि शादी विवाह के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर, कोई धार्मिक उत्सव पर, किसी विजय उत्सव में, किसी चुनाव जीतने के बाद खुशियां मनाने के दौरान खुलेआम भीड़ के बीच से वह फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके लिए जब 19 में आर्म्स एक्ट
का संशोधन हुआ तो सेलिब्रेटिंग फायरिंग उसका नाम दिया गया, जिसे हम लोग पत्रकारिता की भाषा में और अखबार की भाषा में हर्ष फायरिंग कहते हैं। हर्ष फायरिंग कोई शब्द है नहीं, सेलिब्रेटिंग फायरिंग। अब हम कानून के परिप्रेक्ष्य में इसकी विवेचना करें तो हम लोगों का जो आईपीसी है उसमें 286 और 296 कहता है कि आप किसी आर्म्स एमुनेशन के साथ, किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ इस तरह से उपेक्षापूर्ण आप बर्ताव करते हैं कि आम नागरिक के जान माल पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। आप सेलिब्रिटी फायरिंग कर रहे हैं, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच कर रहे हैं, आम लोग दहशत में आ जाते हैं। जैसे आप शुरू में ही पृष्ठभूमि देते समय बोले हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो सारे के सारे दहशत में आ जाते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है कि उसमें किसी को गोली लग जाती है। उसी तरह से उसमें एक तरह से यह लोक न्यूसेंस है, तो लोक न्यूसेंस के लिए आपको 290 है। 286 आपका संज्ञेय अपराध है, 6 मास का सजा है, इसमें प्राथमिकी दर्ज होती है। और हर्ष फायरिंग के लिए जब 19 में अमेंडमेंट किया गया आपको आर्म्स एक्ट को, तो उसमें से अलग से 25 जो सेक्शन है, जो पैनल सेक्शन जहां से शुरू होता है, उसमें एक धारा 9 जोड़ा है। 9 यह है स्पष्ट रूप से आपको उल्लेखित करता है, आर्म्स एक्ट की धारा 9, कि अगर कोई रिलीजियस मौके, शादी विवाह के मौके, गैदरिंग के बीच में अगर कोई फायरिंग करता है और किसी को कैजुअलिटी अगर होती है तो बात तो अलग हो जाती है। कैजुअलिटी ना भी हो तो आपको उसमें 2 साल के सादे कारावास से अनुज्ञप्तिधारी सजाप्ता होंगे। और आर्म्स एक्ट का ऐसा नियम है कि जैसे ही आर्म्स एक्ट के किसी धाराओं के तहत आप आरोपित होते हैं या सिद्ध दोष होते हैं, आपकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी। कानून सुबोध जी इतना ही कहता है, आईपीसी और आर्म्स एक्ट। सर से एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जब किसी व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो क्या उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसे आर्म्स एक्ट के सारे प्रावधानों के बारे में पता है, या फिर ऐसे ही लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है? तो अभी तो आपके एक अनुज्ञप्तिधारी जो इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं, सुमेर जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं अनुज्ञप्तिधारी हूं, परंतु मुझे कंडीशंस की जानकारी नहीं है। तो आपसे कह चुके मेरा हैं सर से एक प्रश्न होगा, क्या आपकी राय में यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस देने से पूर्व आर्म्स से संबंधित जो भी कानून है उसके सारे प्रावधानों को उस व्यक्ति को अवगत कराना चाहिए, और आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व उस व्यक्ति से यह प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि उसे आर्म्स से संबंधित सारे प्रावधानों की जानकारी है? अब इसमें तो बेहतर सुमेर सिंह से बता पाएंगे कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, तो दिए गए प्रावधान की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। बताइए सुमेर जरूर जी। जानकारी हो, ये जरूर जानकारी नियम कानून और हथियार चलाने दोनों का जानकारी देना चाहिए। जैसे ड्राइविंग टेस्ट होता है उसी तरह से हथियार का भी टेस्ट होना चाहिए। इसमें नियम कानून के साथ साथ हथियार चलाने का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो सुन रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है या कोई 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 क्लब हुआ है, लेकिन नियम बताने के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जाती। मेरा एक प्रश्न सुमेर सिंह से है, क्या सुमेर सिंह को यह पता है कि यदि हर्ष फायरिंग उनके द्वारा किया जाता है तो हर्ष फायरिंग के लिए कानून में कितनी सजा का प्रावधान है? नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पेपर में पढ़े हैं, कानून की जानकारी नहीं है, अखबार में निकलता है, वही लोग पढ़े हैं कि अगर जो हर्ष फायरिंग करते हुए प्रमाणित होगा तो उनकी हथियार की लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा भी होता नहीं है। हर चुनाव में होता है कि जो लाइसेंस अगर जो यहाँ हथियार इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग मूर्ख बन जाते हैं कि इंस्पेक्शन करवाते हैं, जो नहीं करवाते हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब ये सुमेर बाबू एक्सेप्शन की बात हम लोग का परिचर्चा का बिंदु नहीं है। जैसे जो हमारे सुबोध जी हैं, इंस्पेक्टर साहब का यह प्रश्न था कि आर्म्स की अनुज्ञप्ति अगर किसी को प्राप्त हो गया तो क्या उनसे इसका एक लिखित शपथ नहीं लिया जाना चाहिए था कि हाँ, हमें जो भी नियम कानून है उसकी जानकारी हो गई है और हम अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस तरह का एक बंध पत्र लिया जाना चाहिए था। एकदम लिया जाना चाहिए और उनको दिया भी जाना चाहिए उसका
कि यह नियम है, आर्म्स एक्ट है, इसका पालन करें। सुभाष जी, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर, यह मेरा व्यक्तिगत विचार होगा कि हर व्यक्ति को जिसे लाइसेंस प्रदान किया जाता है उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग वो अपनी शान शौकत की बढ़ोतरी में इस्तेमाल करते हैं और जिसका परिणाम दूसरों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हर लाइसेंसधारी को यह प्रमाण पत्र देना चाहिए लाइसेंस प्राप्ति से पूर्व कि उसने आर्म्स से संबंधित जितने भी प्रावधान सरकार ने बनाए हैं उसकी उन्हें जानकारी है। जब तक इस तरह का वो प्रमाण पत्र नहीं देते तब तक उन्हें लाइसेंस नहीं ये दिया आपका जाना। प्रासंगिक तर्क है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुगत्यधारी जो प्रबुद्ध हैं, सारे के सारे लोग अब पढ़े लिखे समाज से आते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हाँ, आर्म्स एक्ट की किन किन धाराओं का हमें पालन करना है, किन किन प्रावधानों का पालन करना है, और अगर हम आर्म्स लाइसेंस रखते हैं तो उसका हम मिसयूज नहीं करें। और हम बंध पत्र दे करके आए हैं, हम बंध पत्र के वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए अगर हम उसका वायोलेशन करते हैं तो हम लीगली उसमें हमारे ऊपर एक्शन होगा। इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए और बंध पत्र लिया जाना चाहिए। यह आपका समाचीन प्रश्न है। सर से मेरा एक प्रश्न होगा, किसी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग किया जाता है। हर्ष फायरिंग आर्म्स एक्ट के कानून का उल्लंघन करके किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस पर एफआईआर होता है, न्यायालय में संज्ञान होता है। जब व्यक्ति को न्यायालय में सजा के बिंदु पर विचारण होता है तो क्या इस पर विचार करना जरूरी है कि उस व्यक्ति को सजा 304 भादवी में दिया जाए या 302 भादवी में, बनिस्पत सीधे 302 भादवी के अंतर्गत उसे सजा याफ्ता घोषित किया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा ऑलरेडी एक कानून का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की जाती है। वो जी, जब आपको आर्म्स एक्ट की धारा में संशोधन करके हर्ष फायरिंग को अपराध बना दिया गया है, जैसे ही आप हर्ष फायरिंग करना शुरू करते हैं आपका इंटेंशन शो हो जाता है आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) के तहत। पहले चूंकि 25(9) नहीं था, हर्ष फायरिंग को प्रभाषित नहीं किया गया था और न ही इसको पैनल सेक्शन की श्रेणी में रखा गया। अब चूंकि हर्ष फायरिंग पैनल सेक्शन में है, 2 साल की सजा है, तब तो 2 साल का सजा का पहल कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका इरादा शो हो गया, गैर इरादतन तो बात रह नहीं गई। वहां पर तो आपका मोटिव शो हो गया कि आप 9 का उल्लंघन कर रहे हैं और उसमें किसी को कैजुअलिटी हो रहा है, तो 304 एक ही परिधि में नहीं आएगा, वो स्पष्ट रूप से 302 की परिधि में आएगा। 19 के बाद अगर कहीं कोई अपराध इस तरह का हर्ष फायरिंग में होता है, चाहे वो 307 का हो या किसी को गोली लग जाने की बात हो, मृत्युकारित हो जाने की बात हो, उसमें 302 का ही प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए, 302 भादवी के तहत। और माननीय न्यायालय, चूंकि आप जब आरोप पत्र समर्पित 302 में करेंगे तो संज्ञान भी आपको 302 में होगा, दौड़ा भी, सुपुर्दगी भी 302 में होगा और उसमें सजा भी 302 का। मेरा यह प्रश्न सुमेर सिंह के लिए है। मैं सुमेर सिंह से यह जानना चाहता हूं कि लाइसेंसधारी हर्ष फायरिंग क्यों करते हैं और हर्ष फायरिंग को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ये परंपरागत है, कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि फायरिंग करना ही है, लेकिन बहुत लोग के पास हथियार नहीं रहता है तो पटाखा छोड़ रहे हैं। अब ये भी उसी का विकल्प के रूप में है और शुरू से ही प्रदर्शन का चीज रहा है, शादी ब्याह धन ताकत का प्रदर्शन का चीज रहा है, उसी का ही विस्तार है। जिसमें जिसके पास हथियार है उससे फायरिंग करता है, जिसके पास नहीं है वो पटाखा छोड़ करके हर्ष का। अभी समाज का विडंबना है जो परंपरा चलते आ रहा है और चल रहा है। ये तो खुशी मनाने का कोई तरीका नहीं हुआ। किसी कानून का उल्लंघन करते हुए दूसरे की जान माल को खतरा में डालकर आप खुशी मनाएं। हाँ, इतना लोग को जानकारी नहीं है इसलिए लोग करते हैं। अब हम लोग कभी नहीं करते हैं, शादी ब्याह में ले भी नहीं जाते हैं, बहुत दबाव पड़ता है कि लेके चलिए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जाएंगे और फायरिंग करेंगे, कहीं दुर्घटना हो गया तो हम आफत में पड़ जाएंगे, कानून के सिकंजे में फंस जाएंगे। हथियार सुमेर बाबू, अब तो आप सिर्फ फायरिंग किए तो आप आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) के तहत पेनलाइज हो जाएंगे। पहले हर्ष फायरिंग के लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं था,
ज्यादा से ज्यादा जी आप आईपीसी के 286 और 290 के तहत अवेलेबल सेक्शन में आपका एफआईआर होता है, लेकिन अब तो आपको जी नॉन अवेलेबल होगा। प्लस अब 27 आर्म्स एक्ट की धारा जो है 1, 2, 3 उसमें स्पष्ट रूप से 27 आर्म्स एक्ट भी कहता है कि अगर आप मिसयूज करते हैं फायर आर्म्स का, सेलिब्रेटिंग फायरिंग तो हो गई, अगर मिसयूज करते जी हैं तो फिर आप 27 आर्म्स एक्ट के भी तहत आप इसमें पेनालाइज होंगे। आप दो धारा 25 का 9 और 27 का 1, 2, 3 जिसके पेरी फेरी में आप आते हैं, दो तो आर्म्स एक्ट का धारा आपके लिए खड़ा है वहां पर सजा देने के लिए। इसलिए अब कानून कड़ा हो गया है। हॉर्स फायरिंग पर अगर आप कानूनी रूप से देखें तो पूरा लगाम लगाने का प्रयास हुआ है और अब लोग पेनालाइज होंगे। इसकी सर से हम एक जानकारी इसकी जानकारी अभी तक नीचे तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए अभी भी फायरिंग चल रहा है, हर फायरिंग हो रहा है। तो इसको समाज में जागरूकता फैलाना होगा। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि विज्ञापन निकाले थाना से, चौकीदार से, या जो रिन्यूअल हो वहां इस तरह का शपथ लिया जाए। अभी भी जिनका लाइसेंस बन गया है, तो लाइसेंस तो 3 साल में पहले रिन्यूअल होता था, अब 5 साल में रिन्यूअल हो रहा है। तो रिन्यूअल के वक्त ही वो एक एफिडेविट लिया जाए, इस तरह से हम लोग हर फायरिंग नहीं करेंगे। अंत में हम सर से यह जानना चाहेंगे कि हॉर्स फायरिंग को रोकने के लिए और इस कानून को जन जन तक पहुंचाने के लिए और कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं? अब शुभ जी, अभी इसके लिए आज के युग में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया प्रचार के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। तो सरकारी स्तर से इसका उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि लोगों में इसका अवेयरनेस पैदा हो। तो ही आप लोगों ने देखा हॉर्स फायरिंग क्या है, हॉर्स फायरिंग के कानूनी प्रावधान कौन-कौन से हैं, हॉर्स फायरिंग करने पर कितनी सजा हो सकती है। तो आप अपनी शान शौकत को प्रदर्शित करने के लिए हॉर्स फायरिंग न करें, इससे किसी की जान भी जा सकती है। और तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे और प्रचारित कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे आपके लिए और इसी तरह के नई-नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अगर आपको किसी तरह की जानकारी मुझे देनी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे 2 मेहमान शामिल हुए। हम अपने दोनों मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुबोध जी। ठीक है, चलिए। आपको भी मौका दिए इसके लिए धन्यवाद।